जाने माने एक्टर अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि मैं खुद ही ग्रे हूँ लाइफ में ना, इसीलिए कर पा रहा हूँ मैं। जैसे बच्चन साहब आए, ब्लर कर दी, वो कॉमेडी भी करने लग गए, वो हीरो भी थे, वो विलन को भी मार सकते थे। अजय की आंखें बोलती हैं और उसके हम लोग भी बड़े फैन हैं, लेकिन आपकी आंखें भी कम नहीं बोलती हैं। जितने भी बड़े स्टार्स हैं, मैंने अक्षय पाजी के साथ भी काम किया है। आई थिंक दे मेक श्योर to make everybody else comfortable because they know the kind of aura they exuberate. हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा चर्चा है, तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी थिएटर से आए हुए आर्टिस्ट, उनको जो कमर्शियल सिनेमा है उसने ड्यू नहीं दिया। नवाज ने क्यों बोला मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट, पंकज भाई से अच्छा कोई एक्टर नहीं है मेरे नज़र में। जितना इरफान भाई को मिला है उतना मुझे मिल जाए तो मैं तो मतलब ढोल नगाड़े ताशे बजाने लग जाऊँ। तो 21 साल का लड़का था मैं, तो मैंने बर्तन भी मांजे खुशी खुशी, मैंने वेटरी भी करी खुशी खुशी, टैक्सी भी चलाई, यूनिवर्सिटी भी जाता था। तो इसको बार बार घिस घिस के मैंने ये किया, मैंने वो किया, वाह व्हाट अ हम्बल गाय, नहीं करना मुझे ये सब। मुझे तो 10 महीने में फिल्म मिल गई थी, मैं लीड में था, महिमा चौधरी हीरोइन थी, अनुपम खेर साहब थे, मैं तो आते ही हीरो था। मुझे तो ये लगता था कि इतनी स्ट्रगल क्यों करते हैं लोग। आपने तो लिखा भी है, प्रोड्यूस भी किया है। वो तो ऐसी हंसी मजाक में कुछ तो। क्या हंसी मजाक में? अरे कुछ ऐसे बोर हो रहे थे, कहा कुछ हाँ अपना करा जाए। हाँ। और वो करा, वो अच्छा लिखा। मुझे उसमें भी प्रॉब्लम थी कि हम लोग ने थोड़ा जल्दी कर दी और उस पर काम करना चाहिए था। क्या कोई ड्रीम कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा कोई रोल मैं करूँ? मैंने अभी तक किसी रियल लाइफ इंसान पे किया नहीं है काम। इतना ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं है एक्टरों। ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, काम है वो भी। हम लोग जो ऐसा गॉड लाइक बना देते हैं ना, क्या जरूरत है, काम कर रहे हैं हम लोग अपना। तो बात ग्लैमर कोशेंट हमारा इतना ज्यादा है कि बाहर से लोगों को लगता है कि मौज चल रही है यहाँ पे। हम लोग मेहनत करते हैं बहुत, हम भी करते हैं मेहनत। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। हमेशा हम आपकी मुलाकात एक से एक शख्सियतों से करवाते हैं और अभी हाल ही में एक बेहतरीन फिल्म आई है, रेड 2, और इस फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है। दर्शकों को ये फिल्म बहुत भा रही है और इसके किरदार भी बहुत भा रहे हैं। और इस फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार जो निभाया है जाने माने एक्टर अमित सियाल ने, आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि रेड जो है वो 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। जी पता चला मुझे। बिल्कुल। और आपका जो ये कैरेक्टर है, आता तो है ये इंटरवल के बाद, लेकिन जिस तरीके से आता है अब इसकी बहुत चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अमित सियाल इस फिल्म में कैरेक्टर अजय देवगन के साथ साथ एक बहुत ही अहम रोल में आप दिख रहे हैं और आपने बखूबी इसे निभाया भी है। सो हाउ डू यू फीलिंग इट? इसको लेकर जो आपका रिएक्शन है वो बताइए। उम्मीद थी आपको कि फिल्म का इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन होगा? मुझे पता था कि मुझे ऐसा रोल ऑफर कर रहे हैं राजकुमार गुप्ता जी, और क्योंकि उनके साथ एक अच्छी एक जान पहचान हो गई थी, एक रैपो डेवलप हो गया था एज अ एक्टर डायरेक्टर, तो ऑथर बैक्ड रोल भी लग रहा था। मुझे पढ़ते हुए लाइंस खुद ही हंसी आ रही थी और आप बहुत समय से कोशिश भी कर रहा था कि थोड़ा अपना इंटेंस वाला जो मामला है काम करने का वो तोड़ूं। तो बीच में 1-2 कोशिशें भी करी थी, फिर रेड भी मिली, तो आई लैप्ड इट अप और मज़े के साथ कर रहा था। इतना ये आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा लग जाएगा लोगों को। यू नो, आई थिंक इतना कभी किसी को कुछ पता ही नहीं होता है कि इस तरीके से रिसेप्शन होगा। अमित, मैं आपको बताऊं कि पर्सनली आई एम ऑल्सो योर फैन, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं ना, कि किधर जाएगा ये कैरेक्टर, ये बिल्कुल ही पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको आपकी तरह कोई नहीं निभा सकता। मुझे लगता है कि मैं खुद ही ग्रे हूँ लाइफ में ना, इसीलिए कर पा रहा हूँ मैं। बट एक्चुअली अब बहुत वैलिड आपने एक बात बोली है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी वो क्या होता था ना, पुरानी फिल्में बनती थी जिसमें एक हीरो है तो वो हीरोइज्म ही करेगा, एक विलन है वो विलेनस सी चीज़ें करेगा, फिर एक उसमें कॉमेडिक रिलीफ के लिए कोई कॉमेडियन आएगा, फिर वो बड़े सेट होते थे बैरोमीटर्स, यू नो, परफॉर्मेंसेस के। फिर मुझे लगा कि
एक समय आया कि जैसे बच्चन साहब आए, उन्होंने सारी लाइनें जो है ना थोड़ा ब्लर कर दी, वो कॉमेडी भी करने लग गए, वो हीरो भी थे, वो विलन को भी मार सकते थे, गुस्सा भी दिखा दिया, एंग्री यंग मैन की जो उनकी इमेज थी। फिर वो बीच बीच में ना फिर वो गायब। मुझे हमेशा ये लगता था कि आप अगर विलन भी करते हो ना तो वो भी एक इंसान है, वो गलत चीज़ें ज़रूर कर रहा है, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो गलत चीज़ें जिनके साथ उसका कोई सरोकार नहीं है, जिनके साथ उसकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जो कि बाहर के लोग हैं, उनके साथ गलत कर रहा है, वो अपने घर में क्या करता होगा, अब तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी किसी भी कैरेक्टर की ना जो ग्रेज़म है ना वो ढूंढूं। ये तो देखिए ग्रे कैरेक्टर की बात हो गई जिसको आप बखूबी निभाते हैं, ये आपका क्राफ्ट को लेकर आपका स्ट्रेंथ है। लेकिन एक और चीज़ होती है कि एक्टर्स एक लेवल पे जाने के बाद रिस्क फैक्टर भी देखते हैं। एक किरदार जो कि बिल्कुल आ रहा है इंटरवल के बाद, तो आप उस रिस्क को लेने के लिए तैयार थे? कितने कॉन्फिडेंट थे कि इतनी देर के बाद फिल्म में आने के बाद? देखिए मुझे बिल्कुल पता था एक बात का कि मैं एकदम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हूँ। I had complete faith in the story and especially in my director because I had already worked with him, और अगर राजकुमार गुप्ता अगर आपको कुछ काम दे रहे हैं करने को तो वो आपको वेस्ट नहीं करेंगे, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। तो एक ऐसा था नहीं कि मैं पहली बार उनके लिए काम कर रहा हूँ, पहली बार होता तो शायद होता कि अरे यार एक थी तो इंटरवल के बाद, बट व्हेन आई एक्चुअली रेड द स्क्रिप्ट मुझे लगा ये तो इट्स इनफ, बहुत है करने के लिए इसमें। और कभी भी एक इफ इट्स अ वेल एच्ड रोल किसी भी स्क्रिप्ट में, तो इतनी फिर प्रॉब्लम होती नहीं है उसको करने में कि वो 20 मिनट का है कि 25 मिनट का है कि 2 घंटे का है कि 1 घंटे का है, क्योंकि वो इम्पैक्ट जो छोड़ेगा वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल है मेरा आपके किरदार को लेकर। जब आप अजय देवगन जैसे एक्टर के साथ रोल प्ले करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि अजय देवगन जो है खा जाते हैं, है ना? तो अजय की आंखें बोलती हैं और उसके हम लोग भी बड़े फ़ैन हैं, लेकिन आपकी आंखें भी कम नहीं बोलती हैं। तो ये बताइए कि आपके डायरेक्टर्स क्या आपको कहते थे कि इंटरेक्शन या आपके डायलॉग जो कैरेक्टर्स का जो एक बॉन्डिंग होती है वो आंखों से बयां हो, क्या कुछ होता था सेट पर? क्या कोशिश आपने वर्कआउट किया दोनों एक्टर्स ने, उसके बारे में ज़रा खुल के बताइएगा। मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ रेड 1 में, और वो बहुत ही इजी गोइंग इंसान है, कोई एयर्स नहीं है, वो सबके साथ में काम करने वाले, सबके साथ में रहने वाले इंसान हैं, और ऑब्वियसली इंसान हैं, एक्टर हैं, और बिल्कुल ही सिक्योर एक्टर हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, डायरेक्टर्स एक्टर हैं, मतलब ही इज़ वेरी फ्री फ्लो, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। और आई थिंक जितने भी बड़े स्टार्स हैं, मैंने अक्षय पाजी के साथ भी काम किया है, आई थिंक दे मेक श्योर to make everybody else comfortable because they know the kind of aura they exuberate, with around people and people who are junior to them on the set. तो वो कभी लगा ही नहीं मुझे कि कभी मैं, और जहाँ तक इंटरेक्शन की बात है, जब वो वेल प्रिपेयर्ड हैं तो मुझे भी वेल प्रिपेयर्ड होना ही है, एंड इट्स ऑलवेज अ गुड प्ले बिटवीन टू एक्टर्स की मज़े लें एक दूसरे के काम के, सरप्राइज़ करें एक दूसरे को। एक्चुअली मेरे ज़्यादातर जो कॉमिक सीन्स हैं वो रितेश देशमुख के साथ ज़्यादा हैं, दादा भाई के साथ, और उनके साथ एक बड़ा फ़नी इंटरेक्शन हुआ था जब हम लोग एक सीन कर रहे थे जिसमें मैं पैरों में पड़ा हुआ था उनके। तो he told me he found it hard to control himself, the laughter. और हमारी ये भी बात हुई कि मैं इंटेंस रोल्स कर करके परेशान हो गया था और वो कॉमेडी कर करके परेशान हो गए थे, सो इट वाज अ गुड रोल रिवर्सल। तो आई थिंक all actors in the film they were all completely dedicated to the story.
मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा चर्चा है, जिसमें उन्होंने पुराने एक्टर्स की बात की है, उन्होंने नसरुद्दीन शाह की बात की है, पंकज कपूर की बात की है, मनोज वाजपेयी की बात की है। और आपके लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म से लेकर फिल्मों में आपका जो किरदार रहता है, तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी थिएटर से आए हुए आर्टिस्ट और इस तरीके के कैरेक्टर रोल्स करने वाले आर्टिस्ट हैं, उनको जो कमर्शियल सिनेमा है उसने ड्यू नहीं दिया। आपने शायद सुना हो उनका वो इंटरव्यू। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपको भी लगता है कि इंडस्ट्री ड्यू नहीं देती मतलब ऐसे मैं दिग्गज कलाकारों को? समझा नहीं कि किस तरीके से ड्यू नहीं देती हैं। उनका ये कहना था कि मास ने हमेशा इन एक्टर्स को प्यार किया, लेकिन इनको जो मिलना चाहिए था ये नहीं तो दिया इनको गया। बेसिकली लीड रोल मिलने चाहिए थे, इनको बनना चाहिए था हीरो। कमर्शियल फिल्म। और जो हीरो बने हुए हैं उनको कैरेक्टर रोल करने चाहिए थे, ऐसा। ये नवाज ने क्यों बोला मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट, एक तो ये शब्द ही अजीब है कैरेक्टर आर्टिस्ट, जो भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं यू नो, और जो भी एक्टर्स हैं जो कि मे बी लीड रोल्स नहीं क्रैक कर पाए, ये एक बड़ी इंटेंजिबल जगह है ये, यू नो। यहाँ पे बतेरी बार आपकी ना किस्मत चमकती है, यू नो। टैलेंट इज नॉट इक्वल टू स्टार पावर, यू नो। नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप पंकज भाई से अच्छा कोई एक्टर नहीं है मेरे नज़र में जी। उन्होंने दरअसल इरफान खान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज जब वो नहीं है तो आप उनको इतना मिस कर रहे हैं, उनके बारे में इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो थे तो आपने उनको कितना ड्यू दिया। तो दिया, तो लोग रो रहे हैं उनके जाने के बाद, उनको मिस कर रहे हैं। इतने बड़े स्टार पावर रखते थे वो, इंटरनेशनली हमको इतना पॉपुलर किया, क्या ड्यू नहीं मिला? देखिए क्या, शाहरुख खान जो है 10,000 करोड़ के एक्टर बन गए या 5,000 करोड़ कमा लिए उन्होंने, वर्ल्ड के चौथे दूसरे रिचेस्ट एक्टर हो गए। अगर इसको ड्यू मिलना बोलते हैं तो फिर आप किसी की किस्मत से लड़ रहे हैं। वो उनकी किस्मत है, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान है, ठीक है ना, टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके टैलेंट के इक्विवेलेंट बहुत सारे और लोग हैं। बट फिर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हिज विट, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, ऑडियंस का प्यार, जिस तरीके का उनको फिल्में मिली, जैसे उन्होंने करी, यू नो, जैसा उनका हाव भाव है, जैसे उनकी पर्सनालिटी है, सारी चीज़ें मिल के आपको वहाँ पे पहुँचाती हैं, यू नो। और ये जितना जितना इरफान भाई को मिला है उतना मुझे मिल जाए तो मैं तो मतलब ढोल नगाड़े ताशे बजाने लग जाऊँ लाइफ में, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और मैं पर्सनली इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता हूँ कि उसको क्या मिल गया, इसको क्या मिल गया। मुझे क्या मिल रहा है मुझे उससे मतलब है, यू नो। और मुझे अब जो भी मिल रहा है अभी, चाहे चलो मैं अपने हिसाब से मानूं कि 10 साल लेट मिल रहा है मुझे, यू नो, बट मैं अगर हाइंडसाइड में देखूंगा वो 10 साल मैंने क्या किया कि जल्दी मिल जाता, यू नो। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया कि पहले ही मिल जाता मुझे ये सब इन ड्यू टाइम चीज़ें मिलती हैं आपको। आपने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि मैं अपने स्ट्रगल के दिनों को नहीं देखना चाहता, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना हाँ, क्या मतलब है इस सब बात का? कि मतलब ही नहीं है कुछ। क्या फिलॉसफी है इसके पीछे? कोई फिलॉसफी नहीं है। हमने इतने एक्टर्स को सुना है वो अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं कहीं कुछ जा रहा था मोटरसाइकिल पे, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग टूट गई। अब वो टांग जुड़े हुए भी 5 साल हो गए हैं। अब मैं वो टांग जब टूटी थी उन दिनों को याद रखूं? कौन करता है यार? क्यों रखूंगा याद में? अभी तो नहीं टूटी ना मेरी टांग, यू नो, कि मैं उसको याद कर करके अब मोटरसाइकिल भी चलाना बंद कर दूं। ऐसे करना चाहिए मुझे। तो वो है फिलॉसफी इसके पीछे कि जो हो गया वो हो गया है ना, मैं उसको ही क्यों रगड़ता रहूं। और ये सब मार्केटिंग गिमिक नहीं करनी है मुझे। तो मेरे स्ट्रगल में ये था, आपको लगता है ये मार्केटिंग गिमिक है? तो देख लो ना कितनी, मैं तो बोर हो जाता हूँ जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ये आपने बर्तन मांजे, आपने टैक्सी चलाई। मैंने कितनी बार बोला कि भाई मैं तो ये सब बोल रहा हूँ कि सब करते थे, मैं कोई खास चीज़ नहीं कर रहा था। स्टूडेंट लाइफ में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो 21 साल का लड़का था मैं, तो मैंने बर्तन भी मांजे खुशी खुशी, मैंने वेटरी भी करी खुशी खुशी, टैक्सी भी चलाई, यूनिवर्सिटी भी जाता था, मज़े भी करता था, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता था लाइफ की। तो इसको बार बार घिस घिस के मैंने ये किया, मैंने वो किया, वाह व्हाट अ हम्बल गाय, नहीं करना है मुझे ये सब। मैं अभी मज़े ले रहा हूँ, मेरा अच्छा करियर चल रहा है, अच्छा काम करता हूँ, लोगों से अप्रिसिएशन मिलता है,
घर के खर्चा चल रहा है, बच्चा खुश, बीवी खुश, आदमी खुश, गाड़ी वाड़ी चल रही है, और क्या चाहिए लाइफ में? बार बार सपोर्ट, वो स्ट्रगल किया। प्लस जिस काम की कल्पना करता था मैं बचपन में कि बड़े होके बन सकता हूँ क्या एक्टर, मतलब प्रोफेशनल, वो कर रहा हूँ मैं, तो किस बात की स्ट्रगल? मैं तो बॉम्बे आया ही था ये सोच के कि भूखा मरूं चाहे प्यासा मरूं, लेकिन करूंगा एक्टिंग ही। तो फिर तो आपको जीने की राह मिल गई ना भाई, तो फिर तो जो होगा उसके बीच में वो होगा ही। तो हम आपके स्ट्रगल के बारे में तो नहीं पूछेंगे क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है कि आपने टैक्सी चलाई, आपने रेस्टोरेंट में काम किया, और इसे लेकर आपको कुछ भी ऐसा बताना नहीं है कि ये बहुत ही, हर कोई करता है, ये बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही। हर शख्स की ज़िंदगी में एक स्ट्रगल है, उसको इतना बोस्ट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि वो पहला ब्रेक मिलना कितना मुश्किल था, और जो ऑडिशन, मुझे लगता है जब तक आप आए तब तक ऑडिशन कल्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गया। मेरे लिए पहला ब्रेक मिलना ही नहीं मुश्किल था। अरे वाह। मुझे तो 10 महीने में फिल्म मिल गई थी। मैं लीड में था, महिमा चौधरी हीरोइन थी, अनुपम खेर साहब थे। 1.5 महीने के बाद, स्क्रिप्ट मिलने के बाद न्यूयॉर्क चला गया शूट करने। मैं तो आते ही हीरो था। मुझे तो ये लगता था कि इतनी स्ट्रगल क्यों करते हैं लोग, क्या बोलते रहते हैं लोग, 5-5 साल लग गए, 6-6 साल लग गए, ये लग गए, वो लग गए। तो हुआ यूँ कि रणदीप मेरे दोस्त थे और उन्होंने मुंबई, उनके कारण आया मैं। तो जिस फिल्म में वो बोल रहे थे कि इसमें ऑडिशंस दे लो, शायद कुछ कैरेक्टर रोल मिल जाए अच्छा सा, बहुत सारे थे उसमें, डी जो उन्होंने पहली फिल्म करी थी, उसमें हुआ नहीं। फिर इनको कुछ ऑफर हुआ होगा एक फिल्म, तो इनके पास डेट्स नहीं थी, तो इन्होंने मुझे रेकमेंड किया तनुजा चंद्रा को। तो तनुजा जी से मैं मिला, मैंने ऑडिशन दिया, उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने बोला फिल्म कर रहे हो तुम, और हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। बस इतना ही हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। और 10-11 महीने हुए थे मुझे मुंबई में स्ट्रगल करते हुए। कभी हाँ चलो वहाँ पैसे नहीं थे तो वो चौल में रह लिया, नो छोटी छोटी सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ रह लिया। फिर वहाँ लगा नहीं यार, यहाँ तो, यहाँ रहूँगा ना ऐसे ही हो जाऊँगा, दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा। तो फिर वहाँ से मूव करे, तो फिर कुछ 10,000 कुछ 5-6 हज़ार का कुछ तो कमरा लिया। हम 2 दोस्त थे, उसमें इतना बड़ा बेडरूम था कि अगर अंगड़ाई ले लो तो दीवार छूने लग जाए, और उसमें 2 मैट्रेस डाले, एक छोटा सा किचन था, और खुश थे वहाँ पे भी, कोई इशू नहीं था वहाँ पे भी। और जब तक ऐसे जी रहे थे तब तक ये फिल्म मिल गई। मेन स्ट्रगल शुरू हुआ इसके बाद, और वो इंटरनल स्ट्रगल था, क्योंकि मुझे लगा अब तो आई हैव अराइव्ड, मैं तो हीरो बन गया। अब वो फिल्म रिलीज होते होते 4 साल लग गए, और वो फिल्म ऐसे चढ़ी और उतर गई, और मैं काम मना करता रहा बीच बीच में कि नहीं मैं तो लीड रोल ही करूँगा। बहुत काम ऑफर होता था मुझे। तो OTT में जो इतना बेहतरीन काम आपने किया, और एक से एक सीरीज़, और मेरा जो फेवरेट है उसका मैं नाम ले लूँ तो मुझे जामताड़ा बहुत पसंद है, आपका मिर्ज़ापुर का किरदार, और महारानी तो खैर हर किसी का फेवरेट है, CM नवीन जी। तो ये मुझे बताइए, आपकी OTT क्या इस वजह से आपका डिसीजन रहा कि नहीं, ये जो धार है अपने क्राफ्ट का वो चलते रहना चाहिए, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो? आपने फिर उसके बाद कोई ऐसा कोई विचार नहीं था मेरे अंदर कि OTT में मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करूँगा। OTT ने बचाया है मुझे एज एन एक्टर, क्योंकि उससे पहले कुछ हो नहीं पा रहा था। छोटा मोटा काम मिलता रहता था, अच्छा काम मिलता था, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी काम की। उससे आप जीवन यापन नहीं कर सकते, उससे आप करियर नहीं कह सकते आप। और बहुत फ्रस्ट्रेशन था, आंगस्ट थी, और इन्हीं टाइप की बातें निकलती थी कि जिनको ड्यू मिल गया है उनको ड्यू नहीं मिला है, ये है वो है। बट मैंने कभी किसी और को नहीं कोसा, मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। वो ज़्यादातर प्रॉब्लम तो माइंड सेट का। गोल क्या था आपका? बिल्कुल वही बात कि एक कैरेक्टर रोल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए मैं करूंगा, या मुझे सिर्फ नहीं, मेरा गोल था कि मुझे स्टार बनना है। मैं क्यों कैरेक्टर रोल के लिए करूंगा सिर्फ, मेरा गोल था मुझे स्टार बनना है। वो स्टार बनने का रास्ता गलत चूज कर रहा था मैं। वो स्टार बनने के लिए आपको सब काम करना चाहिए, आपको सब, जितने भी छोटे मोटे, उससे आपने सही बात बोली, आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं, इंस्ट्रूमेंट आपका वर्किंग ऑर्डर में रहता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, आप सेट पे रहते हो, 50 चीज़ें सीखते हो सेट की दुनिया से, लोगों से, और
वो सब चीज़ें मैं कर नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में था कि आपने तो नहीं, लिखा भी है, प्रोड्यूस भी किया है। वो तो ऐसी हंसी मजाक में कुछ तो क्या हंसी मजाक में? अरे कुछ ऐसे बोर हो रहे थे, कहा कुछ चाली। हाँ अपना करा जाए। हाँ। और वो करा, वो अच्छा लिखा। मुझे उसमें भी प्रॉब्लम थी कि हम लोग ने थोड़ा जल्दी कर दी और उस पर काम करना चाहिए था, बट दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मैं और कुछ है आपके दिमाग में, कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ कुछ लिखता रहता हूँ छोटा मोटा इधर उधर। 2-3 आधी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई हैं, उसको फिर थोड़ा टाइम के बाद काम वाम करने के बाद पढ़ा उसको, तो ऐसा लगा कि बहुत ही बकवास चीज़ लिखी है मैंने, तो फिर उसको साइड में फेंक दिया। हाँ, बिकॉज इफ़ यू रीड इट आफ्टर, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर, सो देन 1 आध साल के बाद अगर अपना कुछ लिखा हुआ पढ़ोगे तो आपको खराब ही लगेगा। हाँ, because you extend your हाँ, standard because you have also, evolved, yeah, evolved you as a evolved. person, yeah. तो उस तरीके के बहुत सारे केसेस हुए, बट कुछ कुछ लिखता रहता हूँ। ये ज़रूर है कि आने वाले फ्यूचर में लिखना भी चाहूँगा, डायरेक्ट भी करना चाहूँगा। ड्रीम कैरेक्टर क्या है आपका? कि हाँ, जैसे आपने बहुत सारे, आपने बोला कि पंकज कपूर, इरफान खान, ये आपके मतलब पसंदीदा हैं आपके भी, तो क्या कोई ड्रीम कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा कोई रोल मैं करूँ? ड्रीम कैरेक्टर्स तो यूजुअली क्या है कि जो आपने जिनके बारे में पढ़ा हुआ है और सुना हुआ है, बहुत सारे हैं, बट मैं आई थिंक मेरा बेंट ऑफ माइंड कुछ बायोपिक में कुछ कैरेक्टर होना बहुत अच्छा, या रियल लाइफ इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स। तमाम स्टोरीज हैं यार इंडिया में, तमाम, चाहे आप माफिया के उधर जोन में चले जाओ, चाहे आप कॉमन मैन स्टोरीज में चले जाओ, चाहे बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, बहुत सारी कहानियां हैं। और ऐसी कोई कहानी मिलेगी ना तो मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक किसी रियल लाइफ इंसान पे किया नहीं है काम। अच्छा, ये बताइए, ये जो रेड का जो आपका किरदार है, ये कहीं से किरदार आया, आपको कोई रेफरेंस मिला, या ये पूरी तरीके से स्क्रिप्ट के हिसाब से आपने इसे एकदम स्क्रिप्ट के हिसाब से? वो छोटा मोटा इम्प्रोव सारे एक्टर्स करते हैं बीच में, थोड़ा अपना बनाने के लिए और डायरेक्टर की रजामंदी से, और वो सब बहुत किया। तो खेला अच्छा था उसमें, बट कैरेक्टर मुझे नहीं लगता, अब मे बी राइटर्स ने कहीं से इंस्पायर होकर लिखा हो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि इतनी रिसर्च करो इसके ऊपर, इसमें मज़े लो बस। चलिए, दिलों पे आपने रेड कर दिया है, दिलों पे आपने रेड कर दिया है। एक रेड हिंदुस्तान ने भी किया है जी, पड़ोसी मुल्क पे, उस रेड पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत आप? अच्छा किया है, बहुत पहले कर देना चाहिए था। और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इतना क्या वेट कर रहे थे हम लोग, बट नाउ दैट आई सी व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग एंड द काइंड ऑफ इक्विपमेंट वी हैव एंड the confidence and morale of the country, which after a long time we actually united against something. ये बताइए, आपके आर्ट फ्रेटर्निटी में, बॉलीवुड में अभी इस स्थिति को देखकर, ये जो अभी तनाव है दोनों देशों के बीच, किस तरीके की चर्चा होती है? कंप्लीटली वॉर पे, न्यूज़ अपडेट्स पे आप लोग बात करते हैं, या आर्ट एंड कल्चर पे भी बात होती है? नहीं, मैं बैठता ही नहीं बॉलीवुड में ज़्यादा, मेरे दोस्त थोड़े अलग हैं। और चर्चा जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ यही होती है कि सब इफेक्टेड हैं यार, सब इफेक्टेड हैं, सब अपनी सरकार के साथ हैं, सब आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, सब उन लोगों के साथ हैं जिनको मारा गया, और एंड एवरीबडी आई थिंक इज़ ऑन द सेम पेज एट द मोमेंट, मोस्ट ऑफ अस, यू नो, कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर द राइट रीज़न। क्योंकि अगर पीस चाहिए तो ये जंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने उस समय तो आप बिल्कुल अपडेटेड होंगे जिस समय पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम ब्लॉक किए गए, उनके सोशल मीडिया ब्लॉक किए, कुछ एक्टर्स की तो फिल्में भी रुक गई, फवाद खान जिसमें इंक्लूडेड हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये एक हमेशा से मांग बॉलीवुड की रही थी, कुछ एक्टर्स बहुत खुलकर बोलते थे, सिंगर्स में सोनू निगम खुलकर बोलते थे कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, क्यों पाकिस्तानी ये बॉलीवुड की डिमांड नहीं है मैम। जी, ये बॉलीवुड में कुछ लोगों की डिमांड रहती है, क्योंकि वो घर पे बोर हो रहे होंगे ना, कुछ करने को नहीं होगा उनके पास, तो चलो कुछ नया करते हैं। ये पूरे फिल्म इंडस्ट्री की डिमांड नहीं रहती कभी भी, और मैं लोगों का नाम वाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको सबको पता है कि कौन 2-4 लोग हैं जो इस टाइप की डिमांड करते रहते हैं।
ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की डिमांड नहीं है, ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की डिमांड है। और क्यों चाहिए फवाद खान? क्या है उसमें ऐसा फवाद खान में जो हमारे एक्टर्स में नहीं है या हमारे स्टार्स में नहीं है? क्या है ऐसा उनके स्पोर्ट्स के लोगों में जो हमारे में नहीं है? भाई जब तक आप नहीं कर रहे थे हरकतें, आपने इतनी हरकतें करी, तब भी हम लोग दोस्ती करते रहते हैं। तुम लोग फिर जाके वापस अपने देश में वही टुच्ची चीज़ों को सपोर्ट करते हो जाके, जो तुम्हारी सरकार करती है। ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत लिखा तुम्हारी सरकार टुच्चे ही चीज़ें करती है हमेशा, उस पर तो कुछ नहीं बोलते हो, वहाँ जाके उनके साथ हो जाते हो। अब वो तुम्हारा डर होगा कि तुम्हारे लोग तुमको ही ना निपटा दें, तो हम क्या करें उस डर का? ठीक है ना? तो दिस हैड टू कम टू एन एंड and it should come to an end. We don't need them. It's as simple as that. There is no need of them at all. लेकिन लोग कहते हैं कि देखिए जैसी चीज़ें संभलेंगी या यूं कहें कि शांति हो जाएगी तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, बॉलीवुड नहीं रुकेगा। इस बार कुछ रेजोल्यूशन लिया है बॉलीवुड ने, किस तरीके की बात है? नहीं, मैं तो ना तो बॉलीवुड हूँ ना प्रोड्यूसर हूँ, मुझे नहीं पता क्या रेजोल्यूशन लेंगे ये। मुझे, आपने मेरा ओपिनियन पूछा, मुझे तो इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है, ना ही सिंगिंग में ना ही एक्टिंग में। लेकिन ये बात तय है कि अगर आप कहीं बाहर से हैं और आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैज ऑलवेज वेलकम पीपल विद ओपन आर्म्स, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिएटिव प्लेस। ये थोड़ी ना होता है कि यहाँ पे मतलब लोकल लोगों को काम मिलेगा, ये ऐसी जगह नहीं है, ऐसी स्पेस नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि देखिए आर्ट हैज नो बाउंड्री, और चाहे yes they are right, art doesn't have any boundaries, but if your boundaries are disrespected, then your boundaries will also be disrespected, you know। और एक विरोध जताने का फिर हमारा भी तरीका होना चाहिए। और अगर मान लो कल को, जो कि मुझे बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है आज की सिनेरियो देखते हुए, कि इंडिया पाकिस्तान में मामला जो है वो सही हो जाता है, यू नो, और फिर से सब कुछ शुरू हो जाता है, प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है, वहाँ की पब्लिक भी वहाँ की आर्मी को, सरकार को हिला देती है, तब मैं समझूंगा कि शुरू हो सकता है। ये इक्के दुक्के अभी मीम्स बना रहे हैं, ये उड़ाना चाहिए इन लोगों को। आप देखते हैं मीम्स? इनको उड़ाना चाहिए। मैं मीम्स नहीं देखता हूँ, बट हम देख ही रहे ना सब फोन पे क्या हो रहा है, यू नो, एंड आई एम affected by it, I'm with it, I'm watching everything। तो फिर गुस्सा तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो हमारे अंदर तुम्हारे से दुगना गुस्सा है, तो तुम बनाओ मीम्स बनाओ, अभी देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। बिल्कुल। बहुत सारी बातें आपसे हमने की है, और आखिर में यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? मैम एक दो सीरीज करी थी, एक बहुत स्पेशल है मेरे लिए, नागेश कुकनूर के साथ काम किया मैंने, बहुत ही ब्यूटीफुल डायरेक्टर हैं। होपफुली इस साल में वो आनी चाहिए, ये दोनों सीरीज़ आनी चाहिए। और एक कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ अभी, थोड़ा जा रहा हूँ उस तरफ की कॉमेडी थोड़ा करूँ ज़्यादा। कुछ 2-3-4 और प्रोजेक्ट्स हैं, वो डेवलपमेंटल स्टेज में हैं। आई थिंक उसमें से 1-2 तो इसी साल में शूट होंगे, तो है, चल रहा है काम। आपने बोला कि क्राफ्ट को जो है वो हमेशा पॉलिश करते रहना चाहिए, ये आपने समझा अपने OTT प्रोजेक्ट्स के दौरान। थिएटर से भी लगाव उसी तरीके से आपका बना रहता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब थिएटर जो हैं वो बेहतर कर रहे हैं, और लोग, आप मतलब मूवी थिएटर्स की बात कर रही हैं? मैं मूवी थिएटर्स की नहीं बात कर रही, मैं प्लेज की बात कर रही हूँ, स्टेज की बात कर रही हूँ। स्टेज मैंने किया है, बट मैंने उतना नहीं किया है जितना नवाज ने किया है और मनोज भाई ने किया है, इरफान भाई ने किया है, उतना नहीं किया है। बट हाँ, नाता रहा है स्टेज के साथ, शुरुआत भी वहीं से हुई थी। बट ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं अगर स्टेज की बात करें, यू नो। बट हाँ, नसीर भाई के साथ 1.5 साल किया है मॉटली में काम, और बहुत कमाल का टाइम था वो, और बहुत कुछ सीखने को मिला अपने अंदर ही उनसे भी। और अभी लेकिन वापस स्टेज में जाने का कुछ मन नहीं है। अभी थोड़ा फिल्मों की तरफ रुचि ज़्यादा है। आई थिंक मेरी रुचि हमेशा फिल्मों की तरफ ही ज़्यादा थी, बट स्टेज वाज अ वेरी गुड लर्निंग ग्राउंड फॉर मी। ये बताइए कि ये हम लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं एक्टर्स को लेकर, और अक्सर ये सवाल आप लोगों से पूछा भी जाता है कि एक कैरेक्टर से बाहर कैसे आते हैं आप लोग? क्या कभी ऐसा होता है कि उसी कैरेक्टर में हैं, लाइक जैसे किसी दिन ही बने हुए हैं, या नहीं ऐसा वो कैसे डिस्कनेक्ट कैसे होता है? वो कट के बाद हो जाता है डिस्कनेक्ट।
कट बोलते ही डिस्कनेक्ट हो और जाता हूं कट मैं से तो। पहले क्या प्रोसेस होता है कट कि से उसमें पहले, और आपको देखिए क्या है, वी आर प्रोफेशनल एक्टर्स, वी बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो, एंड आवर बॉडी एंड माइंड इज अट्यून्ड टुवर्ड्स आवर क्राफ्ट। तो जैसे जैसे मेरे पिताजी बहुत बार बोलते हैं कि यार एक्टिंग तो बेटा मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन लाइनें कैसे याद करते हो तुम यार यू नो। तो वो हम लोग को 2-2 3-3 पेज याद हो जाते हैं, यू नो। वो इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि वी आर ट्रेन्ड फॉर दैट, आवर माइंड इज ट्रेन्ड टू डू दैट, यू नो। जैसे आप लोगों के काम में आप लोग जो करते हो हम नहीं कर सकते, हमारा काम हम कर सकते हैं, यू नो। और ये मैम ना, ये इट्स एज सिंपल एज दिस कि वो जब चप्पल टूट जाती है, आप मोची के पास जाते हो ना सिलवाने उसको, वो कितने फ्लेयर से सिल के उसको खाट कूट करके दे देता है 15 रुपए में ना। वो हम लोग 4 दिन लगे रहेंगे तब भी नहीं सिल पाएंगे उसको, यू नो। तो उतना ही है एक्टिंग भी, इतना ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं है एक्टरों को ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, काम है वो भी। आज तक मुझे ऐसा कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर, एक्ट्रेसेस नहीं मिली जिन्होंने मतलब इतनी बेबाकी से और इतनी ईमानदारी से कहा है कि हमको हाँ, ऊपर बट वो मत भी चढ़ाइए। मैं लेकिन हम तो कायल है आपके काम मैं में। मैं किसी भी प्रोफेशन को डाउन ट्रॉड नहीं कर रहा हूँ ना, स्पेशली अपने वहां से मेरा काम चलता है। बट हम लोग जो ऐसा गॉड लाइक बना देते हैं ना, क्या जरूरत है, काम कर रहे हैं हम लोग अपना। तो ग्लैमर कोशेंट हमारा इतना ज्यादा है कि बाहर से लोगों को लगता है कि मौज चल रही है यहाँ पे। हम लोग मेहनत करते हैं बहुत, हम भी करते हैं मेहनत। अभी जो देश में माहौल है, एक आर्मी मैन के कैरेक्टर में आना चाहेंगे आप? नहीं मिलेगा तो मैं अभी आर्मी मैन के कैरेक्टर में ही हूँ। तो मैं डिफेंस कहाँ फोर्स हैं पे आप? मुझे मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि Air मुझे Force, बुला Navy? लें। नहीं ऐसा, ये इसको थोड़ा मजाक के उसमें नहीं लेके जाते हैं जो चल रहा है अभी। मैं ये कह रहा हूँ मुझे अभी बुला लेंगे, इतना गुस्सा है मुझे कि मैं अभी चला जाऊंगा बॉर्डर पे। हाँ, तो मैं हूँ डिफेंस के कैरेक्टर में ही हूँ अभी। यानी कि जो अंदर अभी चल रहा है एज एक्टर, वो इतना ज्यादा है कि अगर अभी एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, एज अ पर्सन कि अगर आपको सीमा पर उतार दिया जाए, आप लोगों को बोला जाएगा अभी तो नहीं जाओगे, जाना ही पड़ेगा ना, सभी जाएंगे, आप भी जाओगे, वरना वो घर आ जाएंगे, तो फिर लड़ना ही पड़ेगा ना। क्या कभी आने वाले टाइम में ये जो दिल में जो गुस्सा है वो दिखेगा क्या कभी स्क्रीन पर? देखते हैं, दिखेगा। पिछली बार काफी बारों में तो दिख ही चुका है। आप लोगों को बहुत फॉलो करते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं आप लोगों को सुनना चाहते हैं। आखिरी शब्द जो आप कहना चाहते हो इस माहौल पे, क्योंकि आपने बार बार कहा कि हल्के में नहीं लेते हैं, हल्के में नहीं ये लेते हमारा देश जो है जिस भी जगह से जा रहा है, सब लोग साथ में रहें एंड स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट आवर एनिमी पाकिस्तान एंड जय हिंद। ऐसे वक्त में हमने अमित सियाल जी का इंटरव्यू किया है जब उनकी मूवी तो आई ही है रेड, जिसमें बेहतरीन अभिनय उन्होंने किया है, लेकिन जब हमारे स्टूडियो में वो आए हैं तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अपनी भावनाओं को बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं ईमानदार तरीके से उन्होंने रखा। बार बार कहा कि मैं एक्टर के तौर पे सोच ही नहीं रहा हूँ, एक इंसान के तौर पे, एक भारतवासी के तौर पे सोच रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी। अमर उजाला के साथ जुड़े रहिएगा, इस शो को लेकर कमेंट भी हमें ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।